नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं वैभव कुमार। कल मेरठ में जो घटित हुआ उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। धीरे धीरे दलित समाज और बहुजन एक्टिविस्ट से लेके सभी पत्रकार और राष्ट्रीय स्तर का यह मुद्दा बन गया। असल में 5 मई को एक दलित समाज की युवती का किडनैपिंग हुई और उसके बाद उसका शव प्राप्त हुआ। यानी कि किडनैपिंग और हत्याकांड का ये मामला था जिसमें ललिता गौतम जो युवती थी, 5 मई का ये मामला था। पीड़ित परिवार इसमें कार्रवाई की मांग कर रहा था। कुछ कार्रवाई हुई थी लेकिन कुछ अन्य और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग हो रही थी और मेरठ में इसको लेकर धरना चल रहा था। तो तभी वहां पर पुलिसिया कार्रवाई की जो तस्वीरें निकल के आई हैं वो मानवाधिकार उल्लंघन से लेकर दलित समाज पर पुलिसिया बर्बरता की एक तरह से उनका उदाहरण है। और इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पे चर्चा तेज हुई और पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। हालांकि पूरे प्रकरण में क्या घटित हुआ है वो तस्वीरों में दिखा और पूरा मामले तूल इसलिए पकड़ा क्योंकि मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे नजर आए और वहां पर जो प्रदर्शनकर्ता थे उसमें युवा शक्ति दल के अध्यक्ष रवि गौतम, एडवोकेट रवि गौतम, उनको वैन में बिठाया हुआ था, उनको हिरासत में लिया हुआ था। वो वहां भाषणबाजी कर रहे थे और एक तरह से वो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। कुछ और भी लोगों के नाम थे, अन्य संगठनों के भी कुछ नेता थे। कुछ लोगों ने इससे किनारा भी कर लिया कि हम वहाँ नहीं थे, हम मौजूद नहीं थे। लेकिन एडवोकेट रवि गौतम को हिरासत में लिया गया था और किसी बात पे अचानक से एक तरह से अनप्रोवोक्ड तरीके से ही एसएसपी अविनाश पांडे जाते हैं, वैन में चढ़ जाते हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, वीडियो आपको दिख रही है और ताबड़तोड़ तरीके से थप्पड़ बजा देते हैं वो एडवोकेट रवि गौतम के ऊपर। और इसके बाद एक और वीडियो निकल के आती है। हालांकि बहुत से लोग जो कि रवि गौतम को या दलित समाज को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, निशाने पे ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया था इसलिए मारा गया। लेकिन इसकी सीक्वेंस अभी क्लियर नहीं है। लेकिन प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि उनको जब मारा गया उसके बाद उन्होंने फिर वहाँ पर आत्महत्या का प्रयास किया। फंदा बनाकर वो लटक रहे थे वैन के अंदर और उनको रोका गया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ बदसलूकी हुई है, मेरे अधिकारों का हनन हुआ है, मैं एक एडवोकेट हूँ। मैं मरूंगा, मुझे बदतमीजी करेगा। मेरे साथ मैं वकील हूँ, बदतमीजी करने के तरीके से बात होती है। नहीं है बदतमीजी की। क्या हुआ है आपके साथ? और इस मुद्दे से दलित समाज आहत और आक्रोशित हो गया। हालांकि इस पूरे मामले में जिस तरह से लाठियां बरसाई गई और क्योंकि वहाँ प्रदर्शन हो रहा था और जाहिर सी बात है कि आप सड़क जाम करके प्रदर्शन नहीं कर सकते, लेकिन उसके कानूनी तरीके और उसके प्रक्रिया हो सकती है। प्रदर्शन में कोई तोड़फोड़ या हिंसा की खबर नहीं थी और कुल मिला के शांतिपूर्ण प्रदर्शन नजर आ रहा था। हालांकि जो पुलिस का वर्जन आया, जो मेरठ पुलिस ने इसमें अपना पर्चा जारी किया है और बयान भी जारी हुआ है अविनाश पांडे का, वो कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के द्वारा भोले भाले लड़कों को, जिसमें कई नाबालिग लड़के भी शामिल थी, जिनसे हमने जब बात की तो उन्हें प्रकरण का ABCD कुछ भी नहीं पता था कि क्यों हमें यहाँ पर बुलाया गया है। उनको भड़काकर पहले सभी लोग शांतिपूर्वक कमिश्नरी पार्क में बैठे हुए थे। सभी अधिकारियों द्वारा उनसे वार्ता की जा रही थी। उनसे ये भी कहा गया था कि जिसको भी ज्ञापन देना है या जो भी विवेचनात्मक बिंदु आप चाहते हैं वो हमें लिख के दे दीजिए। उस पर कुछ लोग राजी भी थे, लेकिन इन आपराधिक तत्वों के द्वारा उन्हें भड़काकर कलेक्ट्रेट के गेट के सामने रोड जाम की गई, जिससे आने जाने वाले लोगों का आवागमन बाधित हुआ। जितने अधिकारीगण हैं उनका आवागमन बाधित हुआ। इनसे लगातार वार्ता जारी रही। परिवार को भड़काकर कुछ बाहरी तत्व आए और परिवार को भड़काकर उन्होंने प्रदर्शन में उनको झोंक दिया और अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया और बलवा का जो आरोप लगाया गया है, इसके बाद पुलिस ने इसके ऊपर कार्रवाई करी है। लेकिन ये मुद्दा ये है कि इसको लेकर लगातार सवाल उठे हैं। शुरुआत करें तो कॉकरोच जनता पार्टी ने भी इस पर सवाल उठाया। उधर राजेंद्र पाल गौतम, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी और अनुसूचित जाति मोर्चा कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी इस पर सवाल उठाते हैं। अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को उठाया है और पुलिस प्रशासन सवाल पूछे हैं। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या रवि गौतम ने करा वहां पे कि वहां पर अविनाश पांडे जी को, एसएसपी जो हैं, उनको इस तरह से, उनको ताबड़तोड़ तरीके से उनके ऊपर थप्पड़ बजाने पड़े, वो भी एक बंद वैन के अंदर। यानी कि वो हिरासत में ही थे, आप चाहते तो उनको ले जाके लॉकअप में बंद करते और जो कानूनी कार्रवाई है वो शुरू करते और अगले दिन कोर्ट में पेश होते, मुकदमा जो भी होता वो बनता। लेकिन सबका सवाल यही है कि क्या देश में मानवाधिकार है या नहीं है, और ये जो कार्रवाई हुई, जिस तरह से दलित समाज खदेड़ा गया, क्या देश में कोई और प्रोटेस्ट नहीं होता?
क्या सभी प्रोटेस्ट में इस तरह का ही सलूक अपनाया जाता है? और एसएसपी अविनाश पांडे जो वहाँ माइक पे माइक्रोफोन पे जो वार्निंग दे रहे थे, वो साफ कहते हैं कि सड़क गंदा कर दिया, सड़क गंदी कर दी और तुम्हारे पिताजी की सड़क नहीं है। तो इस तरह का जो पूरा कृत्य है, इसमें सवाल ये उठ रहा है कि ये विशेष ट्रीटमेंट क्या दलित समाज के साथ ही था, या आप जो अन्य प्रदर्शनकारी होते हैं, जो और लोग सड़क जाम करते हैं, पुतला फूंकते हैं या पुलिस की गाड़ियां फूंक देते हैं, क्या आप ऐसी कार्रवाई वहां पर भी कर पाते हैं? या फिर आप जाति देखकर कार्रवाई करते हैं, या कुछ जातियों के साथ विशेष आपका बर्ताव रहता है? क्योंकि ये सारे आरोप पुलिस के ऊपर लगाए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने अपना पक्ष क्लियर कर दिया, प्रशासन ने, कि ये अराजकता फैलाने का प्रयास था और बाहरी तत्व बताया गया, जिसमें कि जो 2-3 नाम पुलिस की तरफ से वो निकल के आए हैं। लेकिन यही सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि इसमें कोई प्रोटोकॉल्स भी फॉलो होने चाहिए थे, या कोई प्रोटोकॉल्स होते हैं कि आपने जब हिरासत में लिया है, जो कैदी पहले से ही ताले के अंदर बंद है पुलिस वैन के अंदर, उसको जाके आपको मारने की क्या आवश्यकता आन पड़ी थी अचानक? और जिस तरह के तेवर और तैश में नजर आए आला अधिकारी पुलिस के, उसने सबको एक तरह से, क्योंकि वहां किसी राजनीतिक मुद्दे पे प्रदर्शन नहीं हो रहा था, वहां किसी की बेटी किडनैप करके उसको मार दिया गया, उसका शव बरामद होता है। और उत्तर प्रदेश में ये जो तैश है, ये जो तेवर हैं, ये अपराधियों के प्रति, बलात्कारियों के प्रति, जो लोग महिलाओं के प्रति अपराध करते हैं, उनके प्रति दिखाए जाएं अगर, तो ये अपराध कम हो जाए, उत्तर प्रदेश में अमन चैन और कानून का राज स्थापित हो जाए। अगर वाकई में ये दिखावटी कार्रवाई दलितों के ऊपर की जा रही है कि उनको खास तौर से ये दिखाने के लिए कि किस तरह से प्रशासन जो है वो लामबंद रहता है, और ये बर्बरतापूर्ण कार्रवाई जो की गई, इसको लेकर लगातार बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये कार्रवाई क्या सबके साथ होती है? और सोशल मीडिया पे बर्खास्तगी की भी मांग लगातार निकल के आई। सोशल मीडिया भरा पड़ा है, जहां पर लोग अविनाश पांडे एसएसपी की बर्खास्तगी की लगातार बात कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल है। अब पूरा घटनाक्रम आपको पता है, कुछ वीडियो आपने देख लिए, किस तरह से वहां पर चार्ज किया, वैन में गए। और तो क्या कोई पुलिसिया कार्रवाई इनके ऊपर भी हो सकती है? क्या देश में कानून का राज नहीं है? या इज द पुलिस अबव द लॉ ऑफ द कंट्री? क्या पुलिस जो है, इज पुलिस द लॉ अनटू देमसेल्व्स? क्या पुलिस खुद कानून है, या कानून से बढ़कर है? या फिर जो वर्दी है, इसकी खाकी की हनक इतनी ज़्यादा है कि आप देखा ना ताव, जहां आपको गरीब, दलित, पिछड़े, मजलूम मिले, कमज़ोर मिले, वहां पे लाठियां भांज दी। और जब आपके सामने प्रदर्शनकर्ता रसूखदार होते हैं, सत्ताधारी पार्टी जुड़े होते हैं, तब आपकी ना लाठी चलती है, ना जबान खुल पाती है। तब आप नतमस्तक रहते हैं और सारी व्यवस्था बना के देते हैं। कांवड़ियों पे फूल बरसाए जाते हैं, अच्छी बात है। किसान आंदोलन लगातार रहा, सड़कें जाम रही, महीनों तक सड़कें जाम रही, यहाँ पुलिस सेवा में लगी हुई थी। लेकिन अगर किसी के बेटी की मृत्यु हो जाती है और वो उसमें फर्दर कार्रवाई के लिए सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कब तक करते? कोई आजीवन प्रदर्शन तो करते नहीं, निश्चित काल तक, हद से हद शाम तक करते, ज्ञापन दे देते। और पुलिस को पता होता है कि प्रदर्शनकारी जब आते हैं तो उनके अंदर भावनाएं जुड़ी होती हैं। किसी के बेटी जो है इस दुनिया से चली गई, किडनैप कर लिया गया, और वो लोग अपना धरना प्रदर्शन देके, आक्रोश जाहिर करके, नारेबाजी करने के बाद ज्ञापन देके लौट जाते हैं। कोई प्रदर्शनों से कोई बड़ी कार्रवाई इस देश में होती नहीं है, लेकिन उस प्रदर्शन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया गया और उसको छिन्न भिन्न करने की जल्दी में, उसको डिस्पर्स करने की जल्दी में वहां लाठियां भांजी गई। किसी के हाथ पे लगी, किसी के मुंह पे लगी, किसी के पैर पे लगी। क्या वो लोग अपराधी थे? क्या वो लोग राजनीतिक नारेबाजी कर रहे थे वहां पे? गरीब, दलित, पिछड़े, आम जनता, गरीब जनता जो कि अपने न्याय की गुहार कर रहे थे। और उसके बाद जो एडवोकेट रवि गौतम के साथ हुआ, उस पर भी पुलिसिया प्रोटोकॉल और पुलिस मैनुअल की अवहेलना और उल्लंघन के सवाल लगातार उठ रहे हैं कि देश में कोई पुलिस मैनुअल है, कोई पुलिस प्रोटोकॉल्स हैं, कोई एक कंडक्ट रूल्स हैं कि आपको किस तरह से एक डिटेन्ड अक्यूज्ड को ट्रीट करना होता है। मार तो आप जेल के अंदर भी नहीं सकते। मानवाधिकार उल्लंघन जो हैं वो हर तरह से प्रतिबंधित हैं, और देश के अंदर एक एनएचआरसी है जिसका पता ही नहीं वो कहां है कहां नहीं है। अब जो एडवोकेट रवि गौतम है उनके ऊपर पहले से भी कुछ मामले हैं, संगीन धाराएं हैं, और अब उसका जो पुराना इतिहास है उसके हिसाब से कोर्ट क्या आ रहा है। खैर वो जो अलग मामले हैं वो न्यायाधीन होंगे, विचाराधीन होंगे, उस पर अलग
मुकदमे और सुनवाई चल रही होगी, लेकिन वर्तमान स्थिति में ये कार्रवाई क्या आप किसी और के साथ भी कर सकते थे क्या? ये सवाल समूचा सोशल मीडिया पे घूम रहा है। और एडवोकेट रवि गौतम जो है, उनका राजनीतिक इतिहास भी है, वो बहुजन समाज पार्टी से टिकट चाहते थे। जब गाजियाबाद का उपचुनाव हुआ था, उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने ओवैसी साहब की पार्टी से वो चुनाव लड़ लिया। कुछ वोट उनको मिले होंगे, आंकड़े मुझे पता नहीं। और फिर वो समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ, अखिलेश यादव जी के साथ भी उनकी फ़ोटो है। आधिकारिक रूप से सपा में वो गए या नहीं ये भी ज्ञात नहीं है, लेकिन वो अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पे या अन्यत्र ओकेजन्स पे वो उनसे मिलने के लिए जाते रहें। तो ये पूरे घटनाक्रम आपके सामने है और तस्वीरें कल से आपने देख ली होंगी। लेकिन सवाल ये है कि दलितों के साथ अत्याचार उत्पीड़न जो हो रहा है, मर रहे हैं, पिट रहे हैं, हर तरह का अत्याचार उत्पीड़न, बारात नहीं निकालने दे रही, पानी पीने पे मारा जा रहा है, मटका छूने, बाल्टी छूने मारा जा रहा है। और जब सड़क पे अपने न्याय की मांग करने आते हैं तो थप्पड़ बजाए जाते हैं और लाठी डंडों से उनको बुरी तरह लाठी डंडे भांज के उनके हाथ पैर तोड़े जाते हैं। ये पूरा घटनाक्रम है। पुलिस का हमेशा अपना एक वर्जन रहेगा और आम जनता जो है वो किसी एंटरटेनमेंट या फन के लिए तो कलेक्ट्रेट पे धरना कोई देता नहीं है। किसी के घर की बिटिया जो है इस दुनिया से चली गई, इसलिए वहां पर सड़क पे लोग उतरे थे। और उसमें जो भी घटनाक्रम रहा, कानून की प्रक्रिया और कानून के जो प्रावधान है उसका पालन होना चाहिए था। आपको क्या लगता है पूरे घटनाक्रम पे, आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की खबरें और विश्लेषण आपके लिए हम लाते रहते हैं। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।